हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके आगे हमें ये देखना है कि जब ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, तो तीनों के अपने अपने रोल्स डिफाइन हैं और अपनी अपनी बाउंड्रीज है। क्या हो अगर एक दूसरे को रोकने की बजाय ये एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम करने लग जाएं? तब तो वो स्थिति हो जाएगी कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएगा। क्योंकि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ना सही से करे तो उसे रोकने के लिए कोर्ट है, लेकिन अगर किसी केस में कोर्ट पुलिस का ही फेवर करने लग जाए और पुलिस ने ही गलत किया हो तो फिर क्या होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आम जनता का विश्वास आज भी न्यायपालिका पर बना हुआ है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर एक तरफ से गलत होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव या पुलिस या किसी भी तरफ से गलत होगा, तो जो लास्ट लेवल है वो जुडिशरी से मेंटेन होगा। एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, दोनों को ये पता है कि लास्ट लाइन जुडिशरी पर जाकर के फिनिश होती है। और वो देश का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इसलिए हो जाता है क्योंकि इंसान के जहां पर जीने और मरने का सवाल हो वो दो जगह होते हैं, एक न्यायालय, दूसरा अस्पताल। इसीलिए सार्वजनिक व्यवस्था किसी भी समाज की सही होनी चाहिए। आपात व्यवस्था में पुलिस आती है, किसी को भी कोई काम पड़ेगा सबसे पहले वो कहाँ कॉल करेगा? सबसे पहले हम पुलिस को कॉल करते हैं। रोड में एक्सीडेंट हो जाए, कोई समस्या हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, आपके घर पे कोई आपात स्थिति हो, तो सबसे पहले लोग वहीं पर फोन करते हैं। इसीलिए किसी भी देश की सार्वजनिक व्यवस्था का दुरुस्त होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, जिससे कि जो पूरा एक सिस्टम है वो चेक्स एंड बैलेंसेस पे काम करे। कहीं ऐसा ना हो कि आपस में ही मिल जाए, जिसकी वजह से समस्या का सामना आम जनता या आम जनमानस को करना पड़े। Each organ of the government can check what the other is doing and restore balance if one organ acts beyond its expected role। अगर अपने रोल से बाहर जाकर के कोई काम करते हैं तो उसके लिए दूसरा ऑर्गन हस्तक्षेप करेगा। ऐसा नहीं है अगर जो लोग न्यायपालिका में हैं अगर वो गलत करें तो फिर वहां पर पुलिस भी हस्तक्षेप कर सकती है। जहां पुलिस गलत करेगी वहां न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सेपरेशन ऑफ पावर्स है। इनके पावर्स सेपरेट हैं और जब भी कोई एक गलत करता है तो दूसरा वहां पर हस्तक्षेप करने का काम करते हैं। अभी हम ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे थे, अब गवर्नमेंट के लेवल को देखने की कोशिश करेंगे। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है। बेसिकली लेवल से मतलब ये है कि किसी भी एक चीज को एक जगह से संचालित नहीं किया जा सकता। इसीलिए अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर सोचें कि वो अकेले सबको संभाल लेंगे, क्या ये संभव है कि वो सबको संभाल सकते हो? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो बाकी उनके नीचे जो सबॉर्डिनेट टीचर्स हैं, उनके अंडर में जो सबॉर्डिनेट टीचर्स हैं, उनके माध्यम से बच्चों को संभालते हैं। तो टीचर्स क्या करते हैं, वो कुछ क्लास मॉनिटर्स बना देते हैं, वो क्लास मॉनिटर्स के माध्यम से बच्चों को संभालते हैं। तो एक पूरी चेन काम करती है जिसके माध्यम से संभाला जाता है। अगर सारे टीचर ये तय कर लें कि आज प्रिंसिपल सर की बात नहीं मानना है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि प्रिंसिपल सर अकेले सब कुछ संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। हालांकि ऐसा सारे टीचर्स करेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो करेंगे तो उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। ये वही बात हो गई जैसे हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ा कि जब कोई गलत करे तो उसके लिए फिर अपने नियम कानून है जिसके माध्यम से उस व्यक्ति को रोका जा सकता है। तो ये एक पूरी श्रृंखला बनी है जिसके माध्यम से पूरा का पूरा काम होता है। जब इंडिया की बात कर रहे हैं तो 3 लेवल्स या टीयर्स में काम करते हैं। उसमें से है
लोकल लेवल, स्टेट और रीजनल लेवल और नेशनल लेवल, इस लेवल पर बताया गया है इन तीनों को। ठीक उसी तरह लोकल लेवल से मतलब है जो भी ग्रामीण स्तर पर सबसे निचले स्तर पर काम करने की बात हो रही है, गांव के स्तर पर कैसे चीजों को संभाला जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऊपर से कोई आदेश पारित किया गया तो नीचे बैठा हर व्यक्ति मानेगा, क्योंकि नीचे बैठे हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, प्रकृति अलग है, कुछ जगहों पर कमियां या खामियां थोड़ा ज्यादा है। तो जिस हिसाब से ऊपर से कोई ऑर्डर आया जरूरी नहीं है कि नीचे तक माना जाएगा। इसीलिए वो एक चेन काम करती है, जिस चेन के माध्यम से जो लोग ऊपर बैठे हैं वो नीचे वालों के माध्यम से हर चीज को संभालने का काम करते हैं। दूसरा है स्टेट या रीजनल लेवल और तीसरा है नेशनल लेवल पर। हर लेवल अलग तरह के मैटर्स को डील करता है, उसके लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन है कि किस लेवल से कौन सा मैटर डील किया जा सकता है। एक कंपैरिजन के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपके घर में एक बल्ब है, ठीक है, और वो जो बल्ब है वो काम नहीं कर रहा है, वो सही से लाइट अप नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? अगर आपका जो बल्ब है वो काम नहीं कर रहा आपके घर में तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप बल्ब को चेक करेंगे। बल्ब को चेक करने के बाद आप क्या करेंगे? स्विच को चेक करेंगे। उसके बाद आप फ्यूज को चेक करेंगे। तो धीरे धीरे करके आप एक एक चीजों को चेक करना शुरू करेंगे। ठीक उसी तरह एक राष्ट्र के संदर्भ में होता है, जब कोई चीज नहीं काम करती तो ऊपर से नीचे तक हर एक चीज की जांच की जाती है धीरे धीरे। इसीलिए हर एक लेवल पर जिन मैटर्स को डील किया जाता है वो मैटर्स डिफरेंट हैं। और उसके बाद भी आपने बल्ब चेक कर लिया, फिर आपको लगा कहीं ऐसा तो नहीं मैंने बल्ब का स्विच ही ऑन नहीं किया था, तो फिर आपने स्विच चेक कर लिया। जब आपने देखा स्विच ऑन है तो फिर आपने बल्ब निकाल के उसका फ्यूज आप चेक करने लग गए। आपने फ्यूज भी चेक कर लिया। उसके बाद आपको पता चलता है क्या कि ये काम नहीं कर रहा। तो उसके बावजूद जब आपने सब कुछ चेक कर लिया तो फिर आप क्या करेंगे? आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे। और जब इलेक्ट्रीशियन को भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी तो आप क्या करेंगे? मतलब आपके घर में वो समस्या है ही नहीं, तो इलेक्ट्रीशियन जब आया उसने चेक किया तो उसने पाया कि आपके घर में वो समस्या नहीं है, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास जाएंगे और वहां जाकर के क्या करेंगे? कंप्लेन करेंगे। तो ये क्या है? तीन लेवल ऑफ डीलिंग प्रॉब्लम का एग्जाम्पल है कि तीन लेवल पर प्रॉब्लम्स को डील किया। पहले खुद देखा बल्ब नहीं चल रहा, काम नहीं कर रहा, जल नहीं रहा, तो फिर उसका फ्यूज चेक किया गया, नहीं था, स्विच चेक किया गया, पता चला नहीं काम कर रहा। दूसरे लेवल पे क्या किया? इलेक्ट्रीशियन बुलाया। इलेक्ट्रीशियन ने आकर के चेक किया और बताया कि ये नहीं काम कर रहा, घर से बाहर की समस्या है। तो फिर तीसरे लेवल पर कौन इन्वॉल्व हुआ? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन्वॉल्व हुआ, जहां पर कंप्लेन करना था। ये तीन लेवल पर काम करने का एक एग्जाम्पल दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ काम करती है? नेशनल लेवल, जिसे आप केंद्र सरकार कहते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। दूसरे में है स्टेट गवर्नमेंट, जिसे कहा जाता है एट द स्टेट लेवल, ये राज्य स्तर पर काम करती है। तीसरी है लोकल गवर्नमेंट, ये आपके ग्रामीण स्तर पर काम करती है। ये तीन स्तर हैं जिस पर काम किए जाते हैं। तो जब हम तीन स्तर पर बात करते हैं, जब हम भारत की बात करते हैं तो जो लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, साथ ही सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट है, इन तीन लेवल पर बात की गई है। अब यहां पर एक सिचुएशन दे रहा है कि किसी जगह पर आप इमेजिन कीजिए कि बारिश हो रही है। थोड़ी बारिश हो तो अच्छा लगता है, फिर लगातार होना शुरू हो गई। जब काफी ज्यादा बारिश हुई तो धीरे धीरे सिचुएशन क्या हुई?
वहां पर फ्लड की सिचुएशन हो गई, बाढ़ आ गया, उस जिले में बाढ़ आ गई लगातार बारिश होने की वजह से। अगर उस बाढ़ की जो तीव्रता है, जो आवृत्ति है, या जो उसका प्रेशर है, अगर वो कम है, तो क्या होगा? सबसे पहले इन्वॉल्व होंगे कौन? लोकल अथॉरिटीज इन्वॉल्व होंगी। जब लगातार कई दिन बारिश होने से बाढ़ की स्थिति बनने लगी, तो उससे किसी तरह का जान माल का नुकसान ना हो, तब लोकल अथॉरिटीज इन्वॉल्व हुई। अब लोकल अथॉरिटीज के बाद धीरे धीरे जब कई टाउन्स और विलेज उसमें शामिल होने लग गए, तो फिर बात बढ़ने लग गई, क्योंकि उसका जो एरिया था वो अपने आप एक्सपेंड करता चला जा रहा था। तब वहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया, वो आए और साथ में उन्होंने लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भेजा। जो भी उनकी टीम होती है, अपनी रेस्क्यू टीम को स्टेट ने भेजा। अब तक रीजनल लेवल पर लोग इन्वॉल्व थे, अब स्टेट लेवल पर लोग इन्वॉल्व हो गए। पर लोगों ने पाया कि अभी भी जो बाढ़ का स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उससे नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया? फिर धीरे धीरे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प के लिए आगे आई और उन्होंने रिलीफ सप्लाई भेजा, आर्मी भेजा। तो ये भी क्या है, जैसे बल्ब का एग्जाम्पल दिया था 3 लेवल पर, यहां पर भी 3 लेवल पर एग्जाम्पल दिया गया है। और 3 लेवल पर एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है कि पहले कौन इन्वॉल्व हुआ? सेवरल लेवल पर टाउन्स, विलेजेस, जो भी लोकल लेवल पर लोग थे वो शामिल हुए। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट शामिल हुई, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट शामिल हुई। धीरे धीरे करके लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट बताया गया था। ठीक उसी तरह हमारे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अपने मोटो कह सकते हैं, उनके अपने स्टेटमेंट्स हैं जो यूटिलाइज किए जाते हैं। उन मोटोज में जो कि विजडम से इंस्पायर्ड हैं और हमारे एंशियंट टेक्स्ट से लिए गए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटो क्या है? सत्यमेव जयते। भारत सरकार का जो एम्बलम आता है, उस एम्बलम के साथ जो मोटो लिखा रहता है वो क्या है? वो है सत्यमेव जयते, कि अंत में सत्य की ही विजय होती है। ट्रुथ एलोन ट्रियम्फ्स। सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? यतो धर्मस्ततो जया। वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री। तो धर्म के साथ चलें, विजयी होना सुनिश्चित है। तो ये कुछ मोटो लाइंस हैं जो दी गई थी। उसके बाद अब ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो इसलिए बनाए गए हैं हर एक लेवल पर, जिससे उस लेवल की प्रॉब्लम्स को डील किया जा सके। अगर हम जुडिशियरी की बात करें तो स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट बनाए गए हैं और वही सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है। लोगों को जब समस्या होती है तो वो अपने तहसील से होते हुए, जिले से होते हुए, राज्य से होते हुए केंद्र तक जाते हैं। सीधे जाने का कोई मतलब नहीं होता। हालांकि कुछ मुद्दों में लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अपने रिट मैटर्स या जहां पे भी फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन के इश्यूज हों। अगेन लेजिस्लेचर की बात करें, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। विधानसभा हर राज्य में आपको मिलेगी, विधान परिषद केवल कुछ राज्यों में है। कहीं कहीं 2 हाउसेज है, कहीं कहीं सिंगल हाउसेज है। मतलब सिंगल हाउस, वन स्टेट असेंबली, विधानसभा हर जगह है और कहीं कहीं विधान परिषद भी है, फ्यू स्टेट्स। नेशनल लेवल पर लेजिस्लेचर की बात करें तो 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिनका काम है नेशनल लॉज को बनाना। अगेन हम एग्जीक्यूटिव के लेवल पर बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर नॉमिनल हेड होगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि जो नॉमिनल हेड है वो गवर्नर है, जबकि जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो चीफ मिनिस्टर होंगे, सीएम होंगे। तो कार्यकारी अध्यक्ष जिसे कहा जाता है, जब आपका काम होगा तो आप सीधे
सीएम के पास भी जा सकते हैं। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, कहीं कहीं जनता दरबार है और कहीं कहीं नहीं है। अब वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, लेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं नॉमिनल हेड एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। प्रेसिडेंट के पास कमांड होता है इनका। लेकिन अगेन यहां पर जब बात होगी एग्जीक्यूटिव हेड की तो वो प्राइम मिनिस्टर है। तो एग्जीक्यूटिव हेड की जब बात होगी तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। और जब नॉमिनल हेड की बात होगी तो यहाँ पर प्रेसिडेंट है और यहाँ पर गवर्नर है। ये चीजें पता होनी चाहिए, ये बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है। अगेन जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं तो वो कहां से आती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके पास है, सेंट्रल के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्टेट के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अलग अलग होती है। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशंस, करेंसी, इंटरस्टेट कॉमर्स, एजुकेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज, ये सब सेंट्रल के दायरे में है। जब भी इनसे संबंधित कोई पॉलिसी बनाना होगा, कोई चेंज करना होगा तो ये सेंटर के पास इसका राइट होगा। और जब हम स्टेट के लेवल पर बात करें, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, उसके अलावा एडॉप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाई है पॉलिसीज वो स्टेट गवर्नमेंट को भी मानना होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इम्प्लीमेंट कहाँ होंगे, वो लास्टली जाकर के स्टेट में होगा। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सेंट्रल की स्कीम्स है उसे भी, और हर स्टेट की अपनी कुछ स्कीम्स होती हैं उसे भी, उन सबको इम्प्लीमेंट करना होता है। अगेन पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन यहाँ भी है यहाँ भी है, क्योंकि अपने हिसाब से चेंजेस किए जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। एग्रीकल्चर, इरिगेशन और लोकल गवर्नमेंट। अगेन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हम सबके लिए इंस्पिरेशन और रोल मॉडल। born in a humble family in रामेश्वरम, तमिलनाडु in 1931। ये रीनोन्ड साइंटिस्ट थे जिनका निक नेम मिसाइल मैन भी है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों है, क्योंकि इनका जो रोल था डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। अब यहां ये देखना होगा कि क्लास 6 में कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये तय कर पा रहे हैं या कुछ कुछ सोच पा रहे हैं या कुछ सपना देख पा रहे हैं कि भविष्य में उन्हें कुछ बनना है। वो ऐसा क्या सोच रहे हैं, भविष्य में क्या उनकी पॉसिबिलिटीज है। कितने लोग हैं जो ये सोच पाते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, जज, आईएएस, आईपीएस, ये जो आसपास जिन चीजों को देख रहे हैं उनके अलावा कुछ और बनना है। कितने लोग हैं ये जो सोच पाते हो कि किसी स्पेस प्रोग्राम का या किसी स्पेस मिशन का हिस्सा बनना है, या हम किसी रॉकेट को भी कभी लॉन्च कर सकते हैं। क्या उतनी दूर तक की समझ अपने पास है, क्या वैसी हमारे पास एजुकेशन है, क्या वैसी पॉलिसीज हैं, क्या हम उस लेवल की एजुकेशन से डील कर सकते हैं कि हम बाद में जाकर के इसरो, नासा, डीआरडीओ में काम कर पाए। कितने बच्चे हैं जो कभी नासा की वेबसाइट जिन्होंने खोल के देखी है, जिन्होंने किताबों में स्पेस प्रोग्राम्स देखे हैं, स्पेस के बारे में डिटेल में स्टडी की है, कितने लोग ऐसे हैं। तो एक बार घर में जाकर के स्पेस को आराम से देखिएगा, स्टार्स को देखिएगा, मून को देखिएगा, हर एक चीज को देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अभी उतना डिटेल नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और बाकी जी फोर्स और बाकी चीजों को समझा जा सके, तो कोशिश करिएगा केवल पिक्चर्स और रेफरेंसेस के माध्यम से देख पाए। अक्सर जहां पर म्यूजियम होता है, कई जगहों पर आपने तारामंडल देखा होगा, तो वहां तारामंडल में जाकर के कभी देखिएगा। अगर उनकी जो पिक्चर्स दिखाते हैं वो जो एक प्रोजेक्शन के माध्यम से पूरी एक मूवी टाइप दिखाएंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि
इंसानियत शुरू से लेके अब तक कैसे कैसे परिवर्तित हुई, उन चीजों को देखने से शायद एक रेफरेंस जनरेट हो। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बाद में जाकर के 2002 से 2007 के बीच में 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे थे। उनके हाई स्टेटस के बावजूद, मतलब आपको ऐसा सिंपल इंसान कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। उनकी सिंप्लिसिटी जानी जाती थी हर जगह, क्योंकि हाईली टैलेंटेड होने के बावजूद भी, जिनके पास नासा में जाने का ऑप्शन हो, लेकिन उन्होंने इसरो चुना, उन्होंने अपने देश को चुना। उनके पास इतना टैलेंट था कि वो दूसरे देश में जाकर के इजीली अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते थे और एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते थे अगर उनको लग्जरीज चाहिए होती। लेकिन उन्होंने लग्जरीज को छोड़ा और अपने देश को चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि पलायन करना जीवन का कोई विकल्प नहीं होता। जब भी आपके जीवन में संघर्ष आएंगे तो वहां से भागने की बजाय वहां रुक कर डटे रहने की कोशिश करना ही एकमात्र विकल्प होता है। अक्सर उनको सबसे ज्यादा आप कहीं देखेंगे तो बच्चों के साथ उनके कॉन्वर्जेशंस होंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ये कहा था, उनकी ये शिक्षा रही कि अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप अपने जैसे और लोगों को भी बना करके जाएं, उनको भी प्रेरणा दें, उनको इंस्पिरेशन दें कि वो उस तरह से बन पाए। He inspired millions with his humility, dedication to social causes and commitment to the nation। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो भी आप जीवन में करेंगे वो सिर्फ अपने लिए ना हो, उसका क्या प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ेगा। क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जिंदा रहते हैं, हम में और पशुओं में अगर कोई डिफरेंस है तो बस इतना ही है कि हमारे पास इंटेलेक्ट है, लैंग्वेज है, इमोशंस हैं, तो उनको प्रॉपर वे में रेगुलेट करना या प्रॉपर वे में डील करना हमें आना चाहिए। और जब भी कोई भी प्रोफेशन चुने या कोई भी काम करना हो तो ये ध्यान रखें कि उसकी वजह से कितने लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ऋणी होता है अपने माता पिता का, शिक्षकों का, समाज का और राष्ट्र का। जहां से जो भी ले रहे हैं, क्या एक समय के बाद उन्हें वापस दे पाने में सक्षम होंगे, ये हमेशा देखना चाहिए। He tirelessly encouraged young Indians to dream big and work hard to achieve their goals। हमेशा सपने बड़े देखिए, अपनी कद से, अपनी औकात से ज्यादा। लोग आएंगे, वो आपको कहेंगे कि आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। कई बार लोग बताएंगे कि आपकी औकात नहीं है, आप वहां पहुंच नहीं सकते, आप क्या डिजर्व करते हैं, क्या नहीं डिजर्व करते। लोग आएंगे, वो आपको बताएंगे। आपके आसपास हर तरफ शोर होगा, उस शोरगुल के बीच में आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या करने की क्षमता है। अगर आपका सेल्फ वर्थ दूसरे लोग बता रहे हैं, दूसरे डिसाइड कर रहे हैं, तो फिर अभी आप खुद को नहीं पहचान पाए। जिस दिन आप खुद को जान जाएंगे तो फिर आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके आसपास लोग क्या कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं, उनके मोटिव्स क्या हैं, उनके इंटेंट क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये पता होना चाहिए कि आपका सपना हमेशा इतना बड़ा होना चाहिए कि जब व्यक्ति सुने तो एक बार हंस जरूर दे। अगर वो नहीं हंस रहा तो ज्यादा बड़ी समस्या है। अगर आपने कुछ ऐसा सोच लिया है जिसे इजीली अचीव किया जा सकता है तो फिर उसका फायदा क्या है। सोचिए भी कुछ ऐसा कि सामने वाला सोच भी ना पाए। तो, तो कहने का मतलब ये है कि सपने हमेशा बड़े देखिए, वो फिर आगे वक्त, मुकद्दर, हालात, परिस्थितियां, बहुत सी चीजें ये तय करेंगी कि आप कहाँ पहुंच पाएंगे, कहाँ नहीं पहुंचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट एटलीस्ट अपनी लाइफ में इस रेंज से हमेशा सपने बड़े देखने चाहिए और उसके लिए दिन रात काम करना आना चाहिए, क्योंकि केवल सपने देखने से कुछ भी पूरा नहीं होता। और कई बार हम अपने सपने अपने हाथों से ही तोड़ देते हैं, क्योंकि हमें कुछ और चाहिए होता है। कई बार ऐसा भी होता है। तो ये वक्त पर निर्भर करता है। डॉक्टर कलाम शोड दैट इवन थो हिज पोजीशन, हमेशा से, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, उनकी पोजीशन
होने के बावजूद वो पोजीशन हमेशा नॉमिनल रही, उससे आगे जाकर के उन्होंने अपना रोल निभाया। अगर किसी एक सीमित दायरे में, किसी एक प्रोफेशन में, किसी एक जगह पर अगर आप सिर्फ इस बात से सीमित हो गए कि मेरा तो काम इतना ही है, मैं अपना काम करके चला जाऊंगा, तो फिर आपने अपने आप को बांध दिया। जो विस्तार हो सकता था वो विस्तार आपने नहीं किया। तो जिनके पास देश का सर्वोच्च पद रहा हो, उन्होंने अपनी सीमाओं से आगे जाकर इस देश के लिए काम किया हो और बच्चों को लगातार प्रेरित किया हो। आप जितने भी इंटरेक्शन हैं अभी भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उठा करके देख सकते हैं। और देखना चाहिए जितने भी देश के बड़े लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रपति महोदय हों, प्रधानमंत्री महोदय हों, या अलग अलग स्टेट के सीएम हों, सबको उनकी स्पीचेस सुनना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, देश को कैसे संबोधित कर रहे हैं, जनता से क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरह से वो चीजों से डील कर रहे हैं, उसका एक ओवरव्यू होता है, तो एक आइडिया मिल सकता है। लुक एट द स्काई, आसमान को देखने की आदत बनाइए। उस आसमान में किसी को चेहरे को नहीं देखना है, केवल उस आसमान को देखिए और उसकी आदत बनाइए। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप अकेले नहीं हैं। अब जो पूरा यूनिवर्स है वो आपके लिए फ्रेंडली है। जब आप नेचर से अपने आप को अटैच करते चले जाते हैं, नेचर से खुद को कनेक्ट करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा यूनिवर्स है वो आपकी मदद करने के लिए ही बैठा है। बस फर्क इतना है कि क्या आप अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा करके अपनी इस बनाई दुनिया में व्यस्त रहना चाहते हैं, या यूनिवर्स के साथ एकात्म इंक्लूसिविटी रखना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है। जब आप सपने देखेंगे और दिन रात उसके लिए मेहनत करेंगे, तो ये यूनिवर्स भी आपको अपने आप उस दिशा में भेजना शुरू कर देगा। इसीलिए सपने बड़े देखिए और दिन रात मेहनत करने की क्षमता रखिए। ये यूनिवर्स खुद ब खुद आपको हर वो चीज देने की कोशिश करेगा। तो हमेशा आसमान को देखते रहें, और शायद किसी दिन आपकी ख्वाहिश हो कि आसमान में ऊपर तक जाना है। वहीं से आपका शायद किसी इसरो, डीआरडीओ जैसी जगहों पर जाने का सपना हो जाए। कौन जाने सपने कैसे बनते हैं। टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। आप जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वहां के लिए आप हमेशा सिंगल माइंडेड होने चाहिए। अगर आप कई दिशाओं में देखते रहेंगे तो आप हमेशा भटके हुए रहेंगे। तो जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, जब आप पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे, तब आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो जरूरी है सपना देखिए, हार्डवर्क करिए और पूरी तरह से उसमें डिवोटेड रहिए, उसी डायरेक्शन में बढ़िए। अगर कई डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो आप वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इफ यू फेल, नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, एंड इज नॉट द एंड। फेल, जब हम FAIL लिखते हैं, अक्सर बच्चे डरते हैं इस बात को लेके। हालांकि अब तो फेल होने का सिस्टम धीरे धीरे हटाते चले जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को प्रमोट कर देते हैं जब से ये ग्रेडिंग सिस्टम आया है। लेकिन फिर भी जब आप जीवन में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, किसी भी लेवल पर हो सकता है, पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर, जैसे जैसे एज बढ़ेगी आगे को जाएंगे, आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेंगे और बहुत सी जगह पर फेल होंगे। फेल होने को कभी ये नहीं मानना है कि बस ये हमारा आखिरी है और यहाँ पर आकर के हमें गिव अप कर देना चाहिए, जबकि हमें मान के चलना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अगर हम पहली बार फेल हुए हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि पहली बार किसी चीज को सीखने के क्रम में हम गिरे हैं या हम फेल हुए हैं, लेकिन अगली बार इससे भी बेहतर हम परफॉर्म करेंगे। एंड इज नॉट द एंड, in fact end means effort never dies। क्योंकि जो भी एफर्ट किसी भी चीज को पाने के क्रम में आप लगाते हैं, आपने किसी सपने को देखा, उस सपने को पूरा करने के लिए आपने अपने पूरे एफर्ट लगाए,
और वो जितने एफर्ट आप लगाते चले जाते हैं तो वो एफर्ट कभी भी आपके लिए वेस्ट नहीं जाते, क्योंकि आपने जितना एफर्ट डाला किसी चीज को समझने में, सीखने में, वो जो लर्निंग है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। आपने एक जगह जॉब किया, उसके बाद आप दूसरी जगह गए या दूसरे के बाद तीसरी जगह गए, तो वो जो वहां पर जो फेलियर मिला वो ठीक है, मिलना चाहिए या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन जो भी फेलियर मिला, जो भी सिचुएशन मिली, जो भी सेटबैक हुआ, अब वो आपको आगे फ्यूचर में काम आएगा। If you get no as an answer, remember no means next opportunity. So let's be positive. तो जब भी कभी आपको नो सुनने को मिले तो ये मान के चलिए कि वो नो आपको रोकने के लिए नहीं था, आपको गिराने के लिए नहीं था, आपको पीछे रखने के लिए नहीं था। वो रिजेक्शन आपको बता रहा है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अब आपको आगे जाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ अपने आपको कंसंट्रेट और फोकस करना चाहिए। ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी while sleeping, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। सपना वो नहीं है जो आप सोने के बाद देखते हैं कि मम्मी बढ़िया बढ़िया गरम गरम गाजर का हलवा बना रही हैं और हम खा रहे हैं, वो सपना नहीं है। सपना वो है जो आप अपने खुली आंखों से देखते हैं, किसी एक जगह पहुंचने का आप लक्ष्य तय करते हैं और आप दिन रात मेहनत करके वहां पहुंच जाते हैं, तो सपना उसे कहते हैं। सपना वो नहीं है जो आप रात को सोने के बाद देखते हैं। सपना वो है जो आपको हमेशा जगाए रखता है, रातों की नींद भी छीन लेता है आपसे। सपना वो है। If four things are followed, having a great aim, acquiring knowledge, hard work and perseverance, then anything can be achieved. इन चार चीजों के माध्यम से आप किसी भी चीज को पा सकते हैं। आपके पास हार्ड वर्क होना चाहिए, लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता। अगर आप में जुझारूपन नहीं है, किसी भी चीज को आपने शुरू किया और उसे बहुत जल्दी छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया, तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जरूरत है कि आप लगातार उस जगह पर टिके रहें, जूझते रहें किसी भी एक समस्या से। किताब में कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपने किताब को बंद करके रख दिया, जरूरी क्या है कि आप उससे लगातार जूझते रहें, उसमें लगातार कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहें। अल्टीमेटली आप अपने एंड गोल तक पहुंच जाएंगे। तो हमेशा अपना जो एम है वो क्लियर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क होना चाहिए, परसिवियरेंस होना चाहिए, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और इन सब चीजों को पाने के लिए नॉलेज मैंडेटरी है। बिना नॉलेज के आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, तो लगातार नॉलेज को गैदर करते रहें, नॉलेज से दूर ना भागें।